गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं कि ये वर्ष आपके लिए उन्नति भरा हो और कोविड की सिचुएशन में जो हमारा 2020 गुजरा है उससे हम निजात पाकर 2021 में आए हैं और मेहनत और लगन के साथ हमें अपनी मंजिल हासिल करनी है। तो हम अपना कार्य शुरू करते हैं। हमने एल्किल हैलाइड यूनिट स्टार्ट की थी और एल्किल हैलाइड्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। एल्किल हैलाइड का नेचर जो होता है वो ध्रुवीय होता है, आपको पता है, और इसमें जो हमारा कार्बन परमाणु है वो आंशिक रूप से धनावेशित होता है क्योंकि उसकी विद्युत ऋणता हैलोजन परमाणु से कम होती है, जिससे क्या होगा, उस पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूनता की वजह से जो हमारा कार्बन परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रवृत्ति दर्शाएगा और यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। हम इनकी रासायनिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे और एकांक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हमने शुरू किया था। SN1 अभिक्रिया हमने स्टार्ट की थी। SN1 अभिक्रिया के बारे में आपको बताया था मैंने कि यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में? 2 पदों में। इसमें जो मध्यवर्ती बनता है, मध्यवर्ती क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। क्या बनेगा मध्यवर्ती? कार्बोधनायन या कार्बोकैटायन। ठीक है। और अभिक्रिया के वेग निर्धारक कण में केवल अभिकारक का एक अणु भाग लेता है इस अभिक्रिया के अंदर, तो इसकी कोटि क्या होती है? एक होती है, कोटि। ठीक है। तो SN1 अभिक्रिया के अंदर जब मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनेगा तो तृतीयक एल्किल हैलाइड जो होते हैं सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं SN1 अभिक्रिया के प्रति, क्योंकि उनका जब विखंडन होगा तो उनसे तृतीयक कार्बोकैटायन मिलेंगे जो कि सर्वाधिक स्थायी होते हैं। उनसे कम क्रियाशील कौन सा होगा? द्वितीयक एल्किल हैलाइड होगा और सबसे कम क्रियाशील SN1 के प्रति होगा प्राथमिक एल्किल हैलाइड, क्योंकि उससे क्या बनेंगे? उससे बनेंगे प्राथमिक कार्बोकैटायन। ठीक है। तो हमने आपको SN1 अभिक्रिया का एक एग्जांपल लिया था और उससे आपको उसके बारे में बताया था। हमने जो एग्जांपल लिया था वो ये था। ये हमने रिएक्शन लिखी थी तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड जो कि एक तृतीयक एल्किल हैलाइड है। इसका हमने एग्जांपल लिया, ये है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। और ये जब रिएक्शन करता है किसी भी क्षार से, ये होता है हमारा नाभिक स्नेही, तो उत्पाद क्या बनता है? इस Cl का प्रतिस्थापन इस OH से हो जाएगा और हमें उत्पाद मिलेगा तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल और ये Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। उत्पाद क्या मिलेगा? तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। अब देखिए इसकी क्रियाविधि देखते हैं। क्रियाविधि मैंने बताया कि ये अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। तो पहला पद देखते हैं, स्टेप 1।
स्टेप 1 में क्या होता है, विषमांश विखंडन होता है इस तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड का। आपको पता है कार्बन से अधिक विद्युतता किसकी होती है, क्लोरीन की। तो ये विषमांश विखंडन होगा और हमें मिल जाएगा ये तृतीय ब्यूटिल कार्बोकैटायन और ये Cl माइनस बाहर। ये कैसा कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, जो क्या होता है सर्वाधिक स्थायी। अगर हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे तो उससे क्या मिलेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये कौन सा एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री। अगर हम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे तो उससे मिलेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर हम लेंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड तो उससे क्या मिलेगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अगले स्टेप में क्या होगा, ये पद जो होगा वो मंदगति का होगा और कैसा होगा, वेग निर्धारक। ठीक है, अब अगले स्टेप में इस कार्बोकैटायन पे अटैक कर देगा हमारा नाभिक स्नेही OH माइनस और ये इस पे जुड़ जाएगा और हमें मिल जाएगा हमारा उत्पाद तृतीय ब्यूटिल अल्कोहल। तो ऐसे ही रसायन अभिक्रिया संपन्न होती है। दो पदों में बढ़िए, ये मंद गति का, ये तीव्र गति का। आपको पता है कोई भी विक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है तो जो पद मंद गति का होता है वो क्या होता है, वेग निर्धारक पद होता है। अब इस मंद गति के पद में विकारक का केवल एक अणु भाग ले रहा है, इसलिए कोटि क्या होगी इसकी, 1। यहां तक हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। तो लिखिए यहां से आगे, प्रथम पद में एल्किल हैलाइड, प्रथम पद में एल्किल हैलाइड आयनित होकर मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनाता है, मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनाता है। जबकि दूसरे पद में तीव्र गति से नाभिक स्नेही से क्रिया करके उत्पाद देता है, आगे लिखिए, अभिक्रिया का प्रथम पद मंद गति से होता है, इसलिए इसे वेग निर्धारक पद कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहेंगे, वेग निर्धारक पद कहते हैं। जो पद मंद गति से होगा वही क्या होगा, वेग निर्धारक पद होगा, इसलिए इसे वेग निर्धारक पद कहते हैं। और इस पद में क्रियाकारक का केवल एक अणु भाग लेता है, और इस पद में क्रियाकारक का केवल एक अणु भाग ले रहा है, क्रियाकारक का केवल एक अणु भाग लेता है, इसलिए इसे एकाणु नाभिक
नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मैं कह रहा हूं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए हम इस अभिक्रिया का ऊर्जा आरेख बनाते हैं। तो देखिए ऊर्जा आरेख इस तरीके से बनता है। ऊर्जा आरेख में दो अक्ष लेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये एक्स और ये वाई। इधर वाई अक्ष पे होगा पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, और इस अक्ष पे होगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की प्रगति। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था आपको ऊर्जा आरेख में कि जब एक मध्यवर्ती बनता है तो क्या बनेगी, दो संक्रमण अवस्थाएं। ठीक है, दो पद में हो रहा है तो जितने पद उतनी संक्रमण अवस्थाएं बनेंगी। देखो इस तरीके से ये उत्पाद बनता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर बनाता हूं। ये बन गया अभिकारक से मध्यवर्ती पहला पद, मध्यवर्ती से उत्पाद दूसरा पद। ये क्या बन गई, दो संक्रमण अवस्था। सबसे पहले देखिए हम क्या लिखेंगे, हमारा अभिकारक। हमारा अभिकारक क्या था, यहां पर लिख देंगे अभिकारक को तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। ये था हमारा अभिकारक। ठीक है, तो पहले पद में क्या होता है, इसका पहले पद में हमारे जो विकारक है इसका क्या होता है, कहा है हमारा अभिकारक। इसका होता है स्मान शिखंडन और उससे क्या बन जाता है, मध्यवर्ती तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन। ये क्या है हमारा मध्यवर्ती। तो जब इससे ये बना तो क्या बनेगी, संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था को हम कैसे दिखाएंगे, देखो इस तरीके से C और Cl के बीच मध्य का बंध टूटेगा तो ये बंध को मैंने टूटता हुआ दिखा के डॉटेड लाइन से। तो ये क्या है हमारी संक्रमण अवस्था। इस अभिकारक की ऊर्जा और संक्रमण अवस्था के बीच का अंतर कहलाता है प्रथम सक्रिय ऊर्जा, फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी। इसको बोलते हैं सक्रिय ऊर्जा को सिंबल है EA। सक्रिय ऊर्जा का सिंबल क्या है, EA। अब देखो ये पहली सक्रिय ऊर्जा तो EA फर्स्ट, क्या नाम रख दिया, EA फर्स्ट। अब देखो अगले पद में क्या होता है, ये इस कार्बोकैटायन पे हमला करता है हमारा नाभिक नहीं OH माइनस,
तो मैं इसको यहीं लिख देता हूँ H माइनस को। अगले पद में क्या होगा, ये हमारा नाभिक श्रेणी इस पे अटैक करेगा और इस तरीके से इससे बंध बनाएगा CH3 का होल थ्राइस COH से बंध बनाएगा और बन क्या जाएगा उत्पाद, ये CH3 का होल थ्राइस COH, ये क्या है उत्पाद। अब मध्यवर्ती कार्बोकैटायन से ये बना, तो अब ये कहलाएगी दूसरी सक्रिय ऊर्जा EA2 यहां तक की, ठीक है। तो पहले पद में क्या बनेगा मध्यवर्ती, फिर दूसरे पद में मध्यवर्ती से क्या बनेगा उत्पाद। संक्रमण अवस्था ये बताती है कि कौन सा बंधन टूटने वाला है, कौन सा बंधन बनने वाला है, दोनों हम इससे दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। तो पहले इससे ये कार्बोकैटायन बना पहले पद में, दूसरे पद में इस कार्बोकैटायन पे हमला कर दिया इस नाभिक स्नेही ने, इससे क्या बन गया उत्पाद बन गया, ठीक है। और देखिए अभिकारक और उत्पाद के बीच की ऊर्जा का अंतर कहलाता है अभिक्रिया ऊर्जा। क्या कहलाता है, अभिक्रिया ऊर्जा डेल्टा H। डेल्टा H क्या है, डेल्टा H बराबर है अभिक्रिया ऊर्जा, किसके बराबर होती है, अभिकारक की ऊर्जा और उत्पाद की ऊर्जा का अंतर डेल्टा H कहलाता है, ठीक है। तो ये ऊर्जा आरेख बनाया, ये इस साइड में और ये इस साइड में, यहां पर इससे बाहर Cl माइनस भी निकलता है, तो ये है ऊर्जा आरेख, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूं, ये पहली संक्रमण अवस्था है TS1 और ये दूसरी संक्रमण अवस्था है। संक्रमण अवस्था को बोलते हैं, संक्रमण अवस्था को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, इसका सिंबल होता है TS। तो ये तो है TS1 पहली संक्रमण अवस्था, ये क्या है TS1, इधर लिखता हूं, ये तो है TS1 ये वाली, और ये है TS2 दूसरी संक्रमण अवस्था, TS1 और ये TS2। TS क्या है संक्रमण अवस्था, ये क्या है सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, अभिकारक और संक्रमण अवस्था के बीच की दूरी कहलाती है सक्रिय ऊर्जा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये अभिकारक हो जाएगा प्रत्येक ब्यूटिल सेकंड पद में, और इसके बीच की ऊर्जा कहलाएगी द्वितीयक सक्रिय ऊर्जा EA2, और अभिकारक और उत्पाद के बीच की ऊर्जा का अंतर कहलाएगा डेल्टा H, अभिक्रिया ऊर्जा या अभिक्रिया एंथैल्पी। डेल्टा H क्या होता है, उत्पाद की ऊर्जा माइनस अभिकारक की ऊर्जा।
लिखिए अभिक्रिया में बनने वाला कार्बोकैटायन, अभिक्रिया में बनने वाला कार्बोकैटायन का स्थायित्व, कार्बोकैटायन का स्थायित्व अभिक्रिया की गति का, अभिक्रिया की गति का निर्धारण करता है, निर्धारण करता है। अतः जो कारक कार्बोकैटायन के स्थायित्व को प्रभावित करते हैं, अतः जो कारक कार्बोकैटायन के स्थायित्व को प्रभावित करते हैं, वही कारक SN1 अभिक्रिया के, वही कारक SN1 अभिक्रिया के, SN1 अभिक्रिया की गति को प्रभावित करेंगे, SN1 अभिक्रिया की गति को प्रभावित करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं विभिन्न एल्किल हैलाइडों में SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम। तो देखिए सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम 1 डिग्री। तो CH3Cl से ज्यादा क्रियाशील होगा CH3CH2Cl, उससे ज्यादा क्रियाशील होगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड आइसोप्रोपिल क्लोराइड, और सबसे अधिक क्रियाशील होगा तृतीयक द्वितीयक क्लोराइड। तो ये तो है 3 डिग्री सबसे अधिक, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ठीक है, ये है क्रियाशीलता का क्रम। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? 1 डिग्री है। तो ये है विभिन्न एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम। देखो एल्किल हैलाइडों में SN1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता निम्न क्रम में बढ़ती है, निम्न क्रम में बढ़ती है। अब देखो इनसे क्या बनेगा, इससे बनेगा ये CH3 कार्बोकैटायन, इससे बनेगा CH3CH2 प्लस कार्बोकैटायन, इससे बनेगा CH3CH3 कार्बोकैटायन, और इससे बनेगा ये टर्सरी कार्बोकैटायन। ये क्या है? बनने वाले विभिन्न कार्बोकैटायन हैं जो कि इनके आयन से बनेंगे। तो इन कार्बोकैटायनों की क्रियाशीलता का क्रम भी क्या रहेगा? स्थायित्व क्रम भी क्या रहेगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो देखो नीचे इससे इसके आयन से ये बनेगा, इसके आयन से ये बनेगा, इसके आयन से ये बनेगा और इसके आयन से ये बनेगा। ठीक है,
तो मैंने बताया था ना आपको कि जो क्रम कार्बोकेटायनों का होगा वही क्रम SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का होगा। ठीक है, तो देखो क्योंकि इनके आयनन से बनने वाले कार्बोकेटायनों के स्थायित्व का क्रम निम्न होता है। इनसे जो कार्बोकेटायन बनेंगे उनका स्थायित्व का क्रम ये होता है। इसी वजह से 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 1 डिग्री। बना लीजिए। अब देखिए SN1 क्रियाविधि के पक्ष में प्रमाण, एविडेंस इन फेवर ऑफ SN1 मैकेनिज्म। सबसे पहला है गतिज प्रमाण, काइनेटिक एविडेंस। देखिए ये विक्रिया 2 पदों में होती है। पहला पद मंद गति का, दूसरा पद तीव्र गति का। और विक्रिया का वेग मंद गति के पद पर निर्भर करता है। उसमें अभिकारक का केवल एक अणु भाग लेता है, इसलिए विक्रिया की कोटि क्या होती है? 1 कोटि। तो इसके विक्रिया वेग को हम निम्न प्रकार दर्शाते हैं। गति जो होती है विक्रिया वेग वो डिपेंड करेगा वेग स्थिरांक इंटू में एल्किल हैलाइड की सांद्रता। ठीक है, तो कोटि क्या होगी इसकी? 1 होगी। तो देखिए यह प्रथम कोटि की विक्रिया है, जिसमें अभिक्रिया की गति केवल क्रियाकारकों की
सांद्रता पर निर्भर करती है, सांद्रता पर निर्भर करती है, नाभिक स्नेही की सांद्रता पर नहीं, नाभिक स्नेही की सांद्रता पर नहीं। देखिए ये क्या है कि वेग ये था और ये क्या है सांद्रता। सांद्रता को हम हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं और इसकी सांद्रता एल्किल हैलाइड, तो इस पर डिपेंड करती है, नाभिक स्नेही पर डिपेंड नहीं करती है। कोटि क्या होगी, कोटि इक्वल्स टू 1। अगला प्रमाण देखते हैं। अगला प्रमाण है त्रिविम रासायनिक प्रमाण। अगला प्रमाण कौन सा है, स्टीरियोकेमिकल एविडेंस। तो अगला प्रमाण देखते हैं सेकंड नंबर का, त्रिविम रासायनिक प्रमाण, स्टीरियोकेमिकल एविडेंस। पहला तो था गतिज प्रमाण और दूसरा है त्रिविम रासायनिक प्रमाण। देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारा एल्किल हैलाइड है उससे इस तरीके से समूह जुड़े रहते हैं, कार्य कारक से यदि हम कोई कार्य करेंगे तो उससे इस तरीके से समूह जुड़े रहते हैं। पहले पद में मंद गति से होता है, मंद गति का पद, और उसमें उष्मा स्पंदन होता है जिससे क्या बनता है, कार्बोकैटायन। देखिए कार्बोकैटायन की आकृति कैसी होती है, समतल त्रिकोणीय। कैसी होती है, समतल त्रिकोणीय। और समतल त्रिकोणीय आकृति इस तरीके की होती है। अब देखो ये बन गया कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन पर हमारा नाभिक स्नेही दोनों साइड से अटैक कर सकता है, क्योंकि दोनों साइड फ्री है। फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। अगर फ्रंट से अटैक करेगा तो हमें अभिकारक के समान ही विन्यास प्राप्त होगा। मान लीजिए आगे से अटैक करता है, यहाँ जुड़ेगा तो इस तरीके से बनाएगा उत्पाद C, इधर C2H5, इधर CH3, इधर H। अगर बैक से जुड़ता है इस साइड तो ये बनेगा विपरीत विन्यास वाला C, इधर CH3, C2H5 और H। तो कार्बोकैटायन समतल त्रिकोणीय आकृति का होता है और इस पर दोनों साइड से हमारा नाभिक स्नेही अटैक कर सकता है, यानी कि फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है और बैक साइड से। जब फ्रंट साइड से अटैक करता है तो बनेगा डी आइसोमर, इसका विन्यास अभिकारक के समान होगा। ठीक है, अगर बैक से अटैक करता है तो विपरीत विन्यास का उत्पाद बनेगा एन आइसोमर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, 50% ये बनता है और 50% बनता है ये। तो डी और एल समायोगी जब 50% बनते हैं तो ये मिश्रण कहलाता है, दोनों का कहलाएगा रेसिमिक मिश्रण। कहलाएगा रेसिमिक मिश्रण। तो ऐसे अभिक्रिया में रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।